हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक समराइज फॉर्म में द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप को। ठीक है, शुरू करते हैं। तो 14 जुलाई 1789 से पहले फ्रांस में मोनार्की थी और उसके बाद बहुत सारे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से फ्रांस एक रिपब्लिक हो जाता है। तो पहला सवाल क्लास 10 की एनसीईआरटी में यही से शुरू होता है कि ऐसे कौन से मेजर्स थे जो रिवॉल्यूशनरीज ने लिए थे जिसकी वजह से फ्रांस के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होती है। पहला पॉइंट, फ्रांस में लोगों को इक्वल राइट्स दिए गए जिसके तहत फ्रांस की सोसाइटी यूनाइटेड हो गई। दूसरा पॉइंट, एक नया ट्राई कलर का फ्लैग इंट्रोड्यूस हुआ। तीसरा पॉइंट, जो रीजनल लैंग्वेजेस थी उसको डिस्करेज करके एक नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच बनाई गई। चौथा पॉइंट, एक नेशनल एंथम बना फ्रांस का। फिफ्थ, जो स्टेट जनरल था उसमें अपॉइंटमेंट्स अभी तक नॉमिनेशन के फॉर्म में होते थे लेकिन अब वहां पर इलेक्शंस होना शुरू हो गए। सिक्स्थ पॉइंट, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डेवलप होता है। सेवेंथ, एक यूनिफॉर्म मेजर सिस्टम ऑफ मेजर्स एंड वेट्स शुरू होता है। और एक आखिरी पॉइंट ये कि फ्रेंच की आर्मीज जो होती हैं वो फ्रेंच आइडियाज को दूसरे देशों में प्रोपोगेट करना शुरू करती हैं। तो फ्रांस में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, डेमोक्रेसी आ गई थी। उनके जीवन में सब कुछ बढ़िया था जब तक इस पर्टिकुलर व्यक्ति की फ्रांस में एंट्री नहीं होती है और वो था नेपोलियन बोनापार्ट। 1799 में वो फ्रांस में एंटर करता है। 1804 में वो अपने आप को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर करता है और सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है जिसके कुछ गुड पॉइंट्स और कुछ बैड पॉइंट्स भी होते हैं। गुड पॉइंट्स में जैसे कि उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश कर दिया, बंधुआ मजदूरी खत्म कर दी, ट्रांसपोर्टेशन बहुत गजब का कर दिया, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया, प्रिविलेजेस लोगों को यहाँ पर खत्म कर दिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आया। ये सारे अच्छे काम थे लेकिन कुछ मिली फीलिंग जो थी लोगों के अंदर वो मिक्स्ड हो गई नेपोलियन को लेकर क्योंकि उसने बहुत सारे बैड काम भी कर दिए थे। जैसे कि सेंसरशिप इंट्रोड्यूस कर दिया, वुमेन को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया, वुमेन को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए और लोगों को फोर्स किया कि वो आर्मी को ज्वाइन करे। मिड ऑफ 18 सेंचुरी में आप देखेंगे कि यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, किसी प्रकार की कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस लोगों के अंदर नहीं थी। तो सवाल यह है कि ये नेशनलिज्म और आइडिया ऑफ नेशन लोगों के अंदर कैसे डेवलप होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यूरोप की सोसाइटी को समझते हैं। यूरोप की सोसाइटी में बेसिकली दो प्रकार के लोग थे। एक तरफ थे एरिस्टोक्रेट्स जिनको हम लोग एलीट क्लास कह सकते हैं, अमीर तबका कह सकते हैं, और एक तरफ थे गरीब वाले लोग, पुअर पीपल, राइट। अब यूरोप में होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से एक नया क्लास सामने आता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास एजुकेटेड क्लास था जैसे कि बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, क्लर्क्स, ये सब लोग थे जिनके अंदर नेशनल यूनिटी आती है। नेशनल यूनिटी का मतलब यहाँ पर एक तरह से लोगों के अंदर था लिबरलिज्म। लिबरलिज्म वर्ड जो है वो वर्ड बना है लाइबर से जिसका मतलब होता है फ्री। तो यहाँ फ्रीडम की बात होने लगी थी लोगों के अंदर जो नेशनल यूनिटी की बात कर रहे थे। फ्रीडम मतलब कैसा? पॉलिटिकल फ्रीडम और इकोनॉमिक फ्रीडम। पॉलिटिकल फ्रीडम जैसे कि वो फ्रीडम जिसमें लोगों को वोट करने का अधिकार हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल्स को राइट्स मिले। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट जो बने वो लोगों के कंसेंट से बने। ये पॉलिटिकल राइट्स लोगों को मिले थे लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर कुछ नेगेटिव लूपहोल्स थे जैसे कि जो मेन थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी उनको वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। अगर मैं इकोनॉमिक राइट्स की बात करूं तो इकोनॉमिक राइट्स में मार्केट को एकदम फ्री कर दिया गया। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो भी हर्डल्स और बैरियर्स थे उसको खत्म करने की बात करी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए एक कस्टम यूनियन फॉर्म हुआ एट द इनिशिएटिव ऑफ रशिया जिसको हम लोग ज़ॉल्वरिन कहते हैं। ज़ॉल्वरिन के आने से दो इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एक तो ये कि जो ट्रेड बैरियर्स थे वो खत्म कर दिए गए। दूसरा, जो करेंसीज थी अभी तक यूरोप के अंदर लगभग 30 करेंसीज चलती थी उसको घटा के 2 पे ले आया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1815 जब आया तो 1850 में बैटल ऑफ वाटरलू होती है। एक तरफ नेपोलियन बोनापार्ट था, दूसरी तरफ कंजर्वेटिव्स थे। कंजर्वेटिव्स यहाँ पर वो लोग हैं जो ट्रेडिशनल वैल्यूज को मानते थे, जो चर्च को यहाँ पर यकीन करते थे। ठीक है, अब ये जो लोग थे वो मोनार्की लाना चाहते थे। तो जब ये बैटल ऑफ वाटरलू होती है उसमें नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हारने की वजह से जो कंजर्वेटिव्स होते हैं वो जीत जाते हैं और एक तरह से लिबरल्स जो हैं वो क्रश हो जाते हैं। जब लिबरल्स क्रश हो जाते हैं तो लिबरल्स डर जाते हैं और लिबरल्स डरते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। बैटल ऑफ वाटरलू खत्म हुई तो वहां पर ट्रीटी ऑफ वियना साइन होती है। ट्रीटी ऑफ वियना के दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं। पहला प्रोविजंस की जो भी चेंजेस यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे उसको वापस वैसे ही कर देना, इसका मतलब अनडू द चेंजेस दैट वर डन बाय नेपोलियन बोनापार्ट। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था सेटलमेंट ऑफ यूरोप। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। सेटलमेंट ऑफ यूरोप मतलब ये था कि फ्रांस की बाउंड्रीज को लिमिट कर देना। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स लड़ाई को जीत जाते हैं, लिबरल्स हार जाते हैं और यहाँ पर जब लिबरल्स
लड़ाई हार जाते हैं तो वो काफी डर जाते हैं कि उनको काफी सप्रेस किया जाएगा, और इस वजह से ये सारे लिबरल्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं और सीक्रेट सोसाइटीज बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक व्यक्ति का नाम सामने आता है, इटालियन रिवॉल्यूशनरी था जिनका नाम था ग्वासेपी मैज़िनी। वो 2 सीक्रेट सोसाइटीज बनाते हैं, जैसे कि यंग इटली मरसाइल में और यंग यूरोप बर्न के अंदर। ये सीक्रेट सोसाइटीज जो होती हैं वो यहाँ पर काम करती हैं अगेंस्ट कंजर्वेटिज्म। तो मैज़िनी जो होते हैं उनका विजन था कि डेमोक्रेसी जो है डेमोक्रेसी लेके आओ और अपोजिशन में मोनार्की को खत्म कर दो। यहाँ ड्यूक मैटरनिच ने यही कहा था कि मैज़िनी के लिए ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी फॉर आवर सोशल ऑर्डर। 1830 से 1848 के फेज को हम लोग एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के नाम से पढ़ते हैं। कंजर्वेटिज्म ने अपनी लड़ाई जीत ली थी और अब वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करना शुरू कर चुके थे। उनकी लड़ाई पर अब सिर्फ लिबरलिज्म के साथ नहीं रह गई, क्योंकि लिबरलिज्म अब एसोसिएट हो गया था नेशनलिज्म के साथ। इसी वजह से आप देखेंगे आगे चल के कि बहुत सारे अलग अलग एरियाज में नेशनलिज्म के रेवोल्यूशंस होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑटोमन एम्पायर एटसेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ 1830 की। ये सबसे पहला अपीवल था जिसके तहत 1815 के बाद कंजर्वेटिव्स ने जो बुरबॉन किंग्स को रिस्टोर किया था, अब उन्हीं बुरबॉन किंग्स को लिबरल्स ने उखाड़ फेंका और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की स्टैब्लिश करी, लुइस फिलिप जिसके हेड बनते हैं। इसी में यहां कहा जाता है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस फायर। जुलाई 1830 रिवॉल्यूशन के 2 आउटकम्स थे। पहला, ब्रुसेल्स का अपराइजिंग इन ब्रुसेल्स। उसके तहत आप देखेंगे बेल्जियम जो है यूके से ब्रेकअवे हो जाता है। और दूसरा जो आउटकम था दैट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस 15th सेंचुरी में वो ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था और ग्रीक के इंडिपेंडेंस में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर था कि जो चिंगारी बाकी देशों में लगती है, जैसे कि फ्रांस से शुरू होती है, वो ग्रीस में पहुंचती है, तो जो नेशनलिज्म यूरोप में ग्रो हो रहा होता है वो ग्रीस तक पहुंच जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न यूरोप का बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है ग्रीस को। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो पोएट्स हैं उनका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है नेशनल ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का आउटकम था ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जो कि 1832 में साइन होती। लेकिन जो नेशनलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था वो सिर्फ और सिर्फ वॉर या टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं हो रहा था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कल्चर का। तो यहाँ पर आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, टर्मिनोलॉजी आती है, जिसको बोलते हैं रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? ये बेटा वो रोमांटिसिज्म नहीं है जो आपकी उनके साथ होता है। ये रोमांटिसिज्म दूसरा रोमांटिसिज्म है बेटा। ये कैसा रोमांटिसिज्म है? जब आप अपने देश से प्यार करें। ठीक है, ये कल्चरल मूवमेंट है जिसके तहत नेशनलिस्ट फीलिंग को डेवलप करने की बात करी जाती है। तो रोमांटिसिज्म मतलब एक कल्चरल मूवमेंट। यहाँ पर अगर कल्चर की बात करें तो जैसे कोई लैंग्वेज है, कोई डांस है, कोई स्टोरीज है, कोई ड्रेस का फॉर्मेट है, किसी एक रीजन का होता है, तो लोग उस पर्टिकुलर कल्चर से बाइंड होते हैं। तो अगर किसी का सेम सॉर्ट ऑफ कल्चर होता है तो लोगों के अंदर यूनिटी ज्यादा होती है, राइट। इसी को अगर यही फीलिंग किसी एक देश के लिए होगी तो वो रोमांटिसिज्म बोला जाएगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रोमांटिक थिंकर्स थे जो कल्चर की मदद से कॉमन कल्चरल पास्ट को करेक्ट करना चाहते थे, या फिर वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग लोगों के अंदर डेवलप करना चाहते थे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जॉन गॉटफ्रीड हर्डर की बात करें, वो ट्रू जर्मन कल्चर की बात कर रहा था। वो दास वोक के बारे में बात कर रहा था। दास वोक का मतलब था कि जो कल्चर है वो लोगों सोसाइटी में नहीं, लोगों के अंदर ही पाया जाता है। वो वोक जीस्ट की बात कर रहा था, दैट इज ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म की बात कर रहा था। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये रोमांटिसिज्म का कंसेप्ट होता है। 1830s आते आते यूरोप की इकोनॉमिक स्थिति बहुत खराब होने लगी थी। पॉपुलेशन यूरोप की बढ़ गई थी। जितने लोग एम्प्लॉयड नहीं थे उससे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने लगा था। माइग्रेशन बढ़ने लगा था। लोग जो है ग्रामीण इलाकों से शहरी एरिया में जाने लग गए थे। एरिस्टोक्रेसी बहुत ज्यादा प्रेवलेंट थी। और उसी साल आप देखेंगे कि फसल भी बहुत खराब हुई, यानी एक बहुत ही बैड हार्वेस्ट का ईयर था। उसकी वजह से क्या हुआ कि चीजों की सप्लाई कम हो गई, और चीजों की सप्लाई कम होने की वजह से फूड के प्राइसेस भी बढ़ने लग गए थे। लोग इससे बहुत परेशान हो गए थे। जो उस वक्त का राजा मैंने बताया था आपको, लुइस फिलिप, उसके खिलाफ लोग काफी खड़े हो गए थे। और जब सिचुएशन अंडर कंट्रोल नहीं रही लुइस फिलिप के, तो लुइस फिलिप देश छोड़ के भाग जाता है। और जब लुइस फिलिप चला जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां से खत्म हो जाती है और नेशनल असेंबली अपने आप को रिपब्लिक प्रोक्लेम कर देता है। नेशनल असेंबली के 3 बेसिक टीनेंट्स थे जब नेशनल असेंबली अपने आप को प्रोक्लेम करके फ्रांस यूरोप में बैठता है। पहला चीज था कि उन्होंने जितने भी मेल थे 21 ईयर्स के ऊपर, उनको वोटिंग का अधिकार दिया।
दूसरी बात, उन्होंने राइट टू वर्क गारंटी किया, और तीसरी चीज, उन्होंने एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए लोगों के लिए नेशनल वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दिया। सेलेसिया एपिसोड ऑफ 1845 को हम लोग 5 हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं। पहली, व्हाट वाज सेलेसिया एपिसोड? ये एक तरह का रिवोल्ट था कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट वीवर्स का। दूसरा क्वेश्चन, व्हेन डिड इट हैपन? ये हुआ था 4 जून को। तीसरा क्वेश्चन, इंसिडेंट क्या था? इंसिडेंट ये था कि जो वीवर्स थे वो दोपहर को 2 बजे अपने घरों से निकलकर कॉन्ट्रैक्टर्स के मिशंस की तरफ जाते हैं और उनके मिशंस पे अटैक करते हैं। चौथा क्वेश्चन, इनकी डिमांड क्या थी वीवर्स की? वीवर्स को यहां पर कम वेजेस दिए जाते थे कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा उनके काम के लिए, और वीवर्स अपनी सैलरी, अपनी वेजेस को हाइक करने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे थे। पांचवा क्वेश्चन, क्या आउटकम था सेलेसिया एपिसोड का? आउटकम ये था कि लोग, वीवर्स वहां पहुंचते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स के नेशंस के घरों को तोड़ते हैं, खिड़कियां, शीशे सब तोड़े जाते हैं, और इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स अपने आप को बचाते हुए भाग निकलते हैं, पास के गांव में जाके शरण लेते हैं। लेकिन वहां पर भी आप देखेंगे एक बहुत ही बड़ा वहां पर एक रिवोल्ट होता है, और उस रिवोल्ट में 11 वीवर्स मारे जाते हैं। इसी को हम लोग सेलेसिया एपिसोड कहते हैं। यूरोप के इतिहास में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशन का जिक्र करना जरूरी है, और वो है 1848 का रेवोल्यूशन, जिसको लिबरल्स ने किया था, यानी मिडिल क्लास ने किया था। इनकी बेसिकली 3 डिमांड थी। पहला, नेशन स्टेट क्रिएट किया जाए। दूसरा, जो नेशन स्टेट क्रिएट किए जाएंगे उसमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना, और तीसरा, फ्रीडम देना प्रेस और एसोसिएशन को। तो जर्मनी के जो लोग थे, यानी मिडिल मैन थे वहां पर, उन्होंने डिसाइड किया कि दे विल वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल पार्टी या नेशनल असेंबली, और अकॉर्डिंगली एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया जाएगा जर्मनी का। तो 18 मई को 831 इलेक्टेड मेंबर्स वो फ्रैंकफर्ट सिटी की तरफ मार्च करते हैं, जहां पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट होता है, और संविधान में एक प्रोविजन लिखा जाता है जिसमें ये लिखते हैं कि जो मोनार्क होगा वो हमारा हेड होगा देश का, लेकिन ही विल बी सब्जेक्टेड टू दी पार्लियामेंट। तो इन प्रोविजंस के साथ जब फ्रेडरिक विलियम 4 को क्राउन ऑफर किया गया तो उन्होंने क्राउन को रिजेक्ट कर दिया और उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया जो इलेक्टेड असेंबली के अगेंस्ट थे। मिडिल क्लास जो है अब वो नेशनल असेंबली को गवर्न कर रहा था, लेकिन वो वर्कर्स की डिमांड को मानने से मना कर देते हैं, यानी वर्कर्स की डिमांड को नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से वर्कर्स उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, वो उनका सपोर्ट खो देते हैं। वो कहते हैं ना, पावर करप्ट्स अ मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स, एब्सोल्युटली यही चीज यहां पर होता है। इसी वजह से आर्मी का इंटरवेंशन होता है और नेशनल असेंबली डिसबैंड हो जाती है। वुमेन के रोल की बात करें तो वुमेन का रोल की देखेंगे आप तो उन्होंने काफी पॉलिटिकल एसोसिएशंस फॉर्म किए, उन्होंने न्यूज़पेपर्स लिखे, उन्होंने काफी पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशंस किए, लेकिन फिर भी उनको उनका हक नहीं मिलता है, और दे वर ओनली अलाउड टू बी विजिटर्स, ऑब्जर्वर्स इन दी पार्लियामेंट्री विजिटर्स गैलरी। ठीक है, अब यहां देखिए आगे क्या होता है कि मोनार्क्स को ये रियलाइज होता है कि ये साइकिल जो है रिप्रेशन और रिवॉल्यूशन की कब तक चलेगी। मतलब लिबरल्स रिवॉल्यूशन करेंगे, हम लोग रिप्रेशन कर देंगे, तो इससे बेटर ये है कि क्यों ना हम लोग रिवॉल्यूशनरीज की बात को मान लें। इससे फायदा ये होगा कि एक तो उनकी डिमांड फुलफिल हो जाएगी, वो हमसे खुश हो जाएंगे, और दूसरा फायदा ये होगा कि हमारा तख्ता पलट होने से हम अपने आप को बचा लेंगे। तो 1848 का जो आउटकम था वो यही कि सबडम और बॉन्डेड लेबर खत्म हो जाता है हेब्सबर्ग डोमिनियन और रशिया की तरफ से। ठीक है, जर्मनी को यूनाइट करने का जो इनिशिएटिव लिबरल्स ने लिया था 1848 में, उसको क्रश कर दिया जाता है बाय द मोनार्की एंड मिलिट्री। इसके बाद जर्मनी को यूनाइट करने की जिम्मेदारी प्रशिया को दी जाती है। प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वन बिस्मार्क, जिनको जर्मनी का चीफ आर्किटेक्ट भी कहते हैं। उन्होंने 7 सालों तक 3 लड़ाइयां लड़ी अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस, और फाइनली तीनों लड़ाइयां प्रशिया जीत जाता है, और जनवरी 1871 में केसर विलियम वन को जर्मनी का एम्परर प्रोक्लेम करते हैं, और यह सेरेमनी हॉल ऑफ मिरर्स में होती है। इटली में 7 स्टेट्स थे, जिसमें से सार्डिनिया पीडमोंट उनका इकलौता रीजन था जिसपे इटालियन प्रिंसली हाउस रूल करता था। इटली वॉज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। जो नॉर्थ इटली था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर के अंदर था, जो साउथ इटली था वो बूरबॉन किंग्स ऑफ स्पेन के अंदर था, और जो सेंट्रल इटली था उस पे पोप रूल कर रहे थे। तो ग्वासेपी मैज़िनी ने कोशिश शुरू करी थी कि इटली को यूनिफाई करें बाय मेकिंग अंडरग्राउंड सोसाइटीज लाइक यंग इटली एंड यंग यूरोप, लेकिन वो अपने एफर्ट्स में फेल कर जाते हैं। इसके बाद इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल II को दी जाती है। विक्टर इमैनुअल II चीफ मिनिस्टर कैवर को डायरेक्शंस देते हैं, और चीफ मिनिस्टर कैवर बड़ी ही टैक्टफुली यहाँ पर फ्रांस की मदद से ऑस्ट्रिया के चंगुल से नॉर्थ इटली को फ्री कर देते हैं। साउथ इटली की बात करें तो वहां गैरीबाल्डी थे, और उन्होंने लोकल लोगों की सपोर्ट से बूरबॉन किंग्स ऑफ स्पेन के चंगुल से साउथ इटली को फ्री कर दिया। नॉर्थ और साउथ इटली के अंजाम को देखते हुए सेंट्रल इटली में जो पोप रूल कर रहे थे वो अपने आप
अपनी सीट को सरेंडर कर देते हैं। इस तरह से इटली के तीनों रीजन जो है यूनिफाई हो जाते हैं और फाइनली 1861 में विक्टर इमानुअल II को इटालियन किंग प्रोक्लेम कर दिया जाता है। 18th सेंचुरी से पहले ब्रिटेन कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। वहां पर लोग एथनिक ग्रुप्स में रहते थे, जैसे कि इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरिश एटसेट्रा। तो इंग्लिश की पावर अब धीमे धीमे बढ़ने लग गई थी। जब उनकी पावर बढ़ी तो इंग्लिश पार्लियामेंट में किसी तरह से मोनार्की को सीज कर लिया 1688 में, और 1688 में बिल ऑफ राइट्स पास हुआ। बिल ऑफ राइट्स के तहत अब कोई भी लॉ बिना ब्रिटेन के पार्लियामेंट से पास हुए नहीं बन सकता था। तो इसी में एक लॉ बनता है जिसको बोलते हैं एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके तहत स्कॉटलैंड जो है वो इंग्लैंड का हिस्सा बन गया था। जब स्कॉटलैंड इंग्लैंड का हिस्सा बना तो इंग्लैंड ने अपना इन्फ्लुएंस स्कॉटलैंड पे करना शुरू कर दिया। उसके तहत इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड के ऊपर कुछ चीजें सप्रेस करनी, कुछ चीजें फॉरबिड करी। जैसे स्कॉटलैंड को फॉरबिड था कि वो गेलिक लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, स्कॉटलैंड पे फॉरबिडन था कि वो नेशनल ड्रेस नहीं पहनेंगे। ठीक है, आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड की सोसाइटी में दो तरह के लोग थे, एक थे कैथोलिक्स, एक थे प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स को यहाँ पर अंग्रेजों का सपोर्ट था, कैथोलिक्स को नहीं था। तो ऑब्वियसली प्रोटेस्टेंट्स को जब सपोर्ट है तो वो उनका डोमिनेंस होता था कैथोलिक्स के ऊपर। कैथोलिक्स को ये बात पसंद नहीं आती थी, इसलिए वुल्फ टोन के नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर एक रिवोल्ट किया था जो कि प्रोटेस्टेंट्स के अगेंस्ट था, जिसको इंग्लिश की हेल्प से प्रोटेस्टेंट्स ने क्रश कर दिया था। और फाइनली आप देखोगे 1801 में यूनाइटेड किंगडम के अंदर आयरलैंड को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। ये है हमारा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। इसलिए बोलते हैं इसको स्ट्रेंज केस क्योंकि अनलाइक जर्मनी एंड इटली, वहां पर आपको लड़ाइयां देखने को मिली, जबकि आयरलैंड और स्कॉटलैंड की कहानी में इस तरह की कोई भी लड़ाई देखने को नहीं मिलती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अगर हम कुछ सिंबल्स की बात करें, जब ब्रिटेन बन गया तो कुछ सिंबल्स फॉर्म हुए, कुछ नए सिंबल्स आए, जैसे कि ब्लैक फ्लैग को यूनियन जैक बोले जाने लगा, एक नेशनल एंथम बना जिसका नाम था गॉड सेव अवर नोबल किंग, और एक इंग्लिश लैंग्वेज का गठन हुआ। अब यूरोप के अंदर नेशंस को विजुलाइज करना शुरू कर दिया गया, मतलब अब नेशंस का पर्सोनिफिकेशन स्टार्ट हो गया था, यानी नेशन को किसी एक व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगा। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होता है जिसको बोलते हैं एलिगोरी। एलिगोरी क्या होता है? एलिगोरी बेसिकली एक रफ आइडिया, एक कॉन्क्रीट आइडिया होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। यहाँ पर करते क्या थे कि एक फीमेल फिगर को लेते थे जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती थी, और उसके रिप्रेजेंटेशन में कंट्री को रखते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस का जो एलिगोरी था वो था मेरियाने। अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी का जो एलिगोरी था दैट वाज जर्मेनिया। ठीक है, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे आपने देखा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे एलिगोरीज यूज करी गई थी। जैसे कि अगर हम जस्टिस की बात करते हैं तो एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जो अपने हाथ में ऐसे तराजू लेके खड़ी हुई है। अगर हम बात करें लिबर्टी की तो ब्रोकन चेन्स या फिर रेड कैप, इस तरह की एलिगोरीज यहाँ इस्तेमाल होती थी। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी में तो वहाँ दो इमेजेस दी गई हैं, एक टेबल दी गई है, बताया गया है। जैसे जर्मेनिया की इमेज की बात करें तो उसमें वो जर्मेनिया की इमेज जो है उसमें स्वार्ड पकड़े हुए है। स्वार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लीफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो क्राउन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सन की रेस कुछ रिप्रेजेंट कर रही हैं, ईगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब चीज़ें आपको एनसीईआरटी की टेबल में है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ब्रोकन चेन्स की बात करें तो उसका मतलब होता है फ्री होना। ब्रेस्ट प्लेट पे जो ईगल प्लेट बनी थी उसका नाम है, उसका मतलब है एक स्ट्रेंथ होना। हम ओक लीव्स की बात करें तो उसका मतलब है हीरोइज्म होना। अगर हम स्वार्ड की बात करें तो दैट इज रेडीनेस टू फाइट, कि लड़ने को तैयार हैं। ठीक है, सन की बात करें तो जो सन रेज निकल रही है इसका मतलब बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा। इस तरह से आप बाकी सबको भी अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? जब आप अपने देश से प्यार कर रहे हैं, अपने देश से प्यार व्यक्त कर रहे हैं तो दैट इज अ नेशनलिज्म फीलिंग, राइट। लेकिन इंपीरियलिज्म क्या होता है? जब आप अपने देश से प्यार तो कर रहे हैं लेकिन जब वो एक्सपेंशन करा रहे हैं अपने देश को, जब अपने देश को आप एक्सपैंड कर रहे हैं पॉलिटिकली, तो उसको हम लोग इंपीरियलिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ब्रिटेन ने किया, वहां पर नेशनलिज्म आ चुका था जैसा कि मैंने आपको भी बताया, और फिर उसके बाद जब ब्रिटेन या यूरोपियन पावर्स अपने देश को एक्सपैंड करना शुरू करते हैं तो वो दूसरे देशों को कैप्चर करना शुरू करते हैं और उसी को बोलते हैं इंपीरियलिज्म। यहाँ पर सबसे पहले जो यूरोपियन पावर्स की नजर पड़ती है वो पड़ती है बाल्कन के ऊपर। बाल्कन्स जो होते हैं, बाल्कन में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जैसे कि रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, क्रोएशिया, सर्बिया, हर्जोगोविना एटसेट्रा एटसेट्रा।
राइट। तो ये बाल्कन जो देश थे ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर थे और ऑटोमन एम्पायर मुस्लिम एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर जब डिसइंटीग्रेट हो जाता है, होने लगता है, तो वो वीक होने लगता है और फिर बाल्कन कंट्रीज आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। इस चीज का एडवांटेज लेते हुए यूरोपियन पावर्स उन पे हमला करने की कोशिश करते हैं और उनको कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि बाल्कन्स में बहुत सारा रिसोर्स था और हर यूरोपियन पावर उस रिसोर्स को कैप्चर करने की सोचता है। तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज जैसे जर्मनी, जैसे कि आपने देखा रशिया, ये सारे कंट्रीज यहां पर लड़ने लगते हैं और यही सबसे बड़ा कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो हमारे इंडिया में भी यही चीज होता है। इंडिया भी एक हमारा इंपीरियलिस्ट शिकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन हमारे ऊपर अपने पॉलिटिकल एक्सपेंशन करते वक्त हम पे कब्जा कर लेता है। तो हमारी जो लड़ाई शुरू होती है ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उसको हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल बोलते हैं या फिर उसको एंटी इंपीरियलिज्म मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ।